नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राज्यसभा से, जहां पर आज जेपीसी की रिपोर्ट भारी हंगामे के बीच पेश की गई। यानी कि राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने यह बिल पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के कारण सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित भी किया और फिर थोड़ी देर बाद फिर कार्यवाही जो है वो सदन की फिर से सुचारू रूप से शुरू हुई और सभी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उस दौरान काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर के, तो वक्फ बोर्ड को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। यानी कि राज्यसभा में ये बिल पेश जो किया गया है, यानी कि राज्यसभा में जेपीसी की माफ करिएगा जो रिपोर्ट पेश की गई है, पेश करने से पहले और पेश करने के बाद नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। आज तो केवल प्रेजेंट हो रहा है। आज कोई मोशन फॉर टेकिंग इट इनटू कंसीडरेशन और इनकॉर्पोरेटिंग इट इज नॉट देयर, सो इट विल जस्ट बी टेबल्ड। वी शैल सी व्हाट इज देयर। जेपीसी में बहुत सारे ये विरोधाभास भी थे कि इस बिल में बहुत सारे विरोधाभास भी रिपोर्ट इंक्लूडेड है। पूरा एविडेंस जो है वो आज लेट होगा। आज न्यू इनकम लोकसभा टुडे, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी डिसेंट नोट जताई है, जिसमें जो संवैधानिक लापरवाही इस बिल के द्वारा हुई है उसको दर्शाया गया है। वर्तमान में एक वक्फ को लेके वक्फ मैनेजमेंट एक एक्ट है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को देखता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने उस एक्ट को कैसे और बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाए वो ना देखते हुए राजनीतिक रूप से एक संशोधन को लाने की कोशिश करी। चेयरमैन साहब कह रहे कि सबसे हमने बात करी पूरा जब बिल पे अगर कभी चर्चा होगी सदन में तो सब प्रकाशित हो जाएगा कि किस प्रकार से सरकार ने बिना कोई तैयारी किए हुए इस बिल को लाया गया। आज की वक्फ अमेंडमेंट बिल भी याद है। मैं आज भी कह रहा हूं, यदि सहमति तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप किसी भी बिल को किसी भी धर्म, मजहब, वर्ग, समूह, क्षेत्र, भाषा के खिलाफ आप कोई निर्णय लाते हैं तो वह हमारी देश के संस्कृति, हमारी देश की सभ्यता, वसुधैव कुटुंब, हमारी देश के डेमोक्रेसी, संविधान को सॉवरेन कल्चर के खिलाफ होगा। संविधान किस बात की इजाजत देता है और हमारे देश को जो संविधान में धर्म को लिबर्टी मिली है या किसी भी धर्म और मजहब को, किसी भी भाषा को, यदि आप संविधान के आधार पर कोई ध्यान नहीं रख के काम करते हैं तो विरोध होगा। यदि संविधान युक्त बिल आप कोई भी लाते हैं और देश हित की बात होगी तो उसमें निश्चित रूप से सपोर्ट के अलावा दूसरी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह जो बिल लाए जा रहे हैं ये बहुत जल्दीबाजी, इस पर बहुत व्यापक चर्चा होने की जरूरत थी। अब ये तो तय अभी जो 9:30 बजे बैठक होगी तो उसमें होगा कि क्या विरोध करना है या सपोर्ट करना है। सारी पार्टी के लोग थे तो उसको किस रूप में ये ला रहे हैं वो तो देखा जाएगा। वो रिपोर्ट में हम लोग जो कमेंट्स दिया था, ऑब्जर्वेशन दिया था, डिसेंट दिया था, सब डिसेंट को बात दे दिया। ये पूरा एगेंस्ट है, रूल में है जो रिमार्क्स, जो कमेंट्स इज इनअप्रोप्रिएट ओनली कैन बी गिवन, ओनली कैन बी डिलीटेड। हम लोग सब, हम और नदीम जो लीगल पॉइंट में दिया था, तो लीगल पॉइंट में दिया था, एविडेंस को कंसीडर नहीं किया है। किसी का एविडेंस को कंसीडर नहीं, कौन आदमी को एविडेंस दिया है, इससे एविडेंस कंसीडर नहीं हो जाता है। एविडेंस कंसीडर नहीं किया है। हम लोग बात करेंगे, अभी देखते हैं, हम लोग स्पीकर का पास भी जाते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, जो जेपीसी बेड की कमेटी गठित हुई थी
उसके बाद उन्होंने बड़ा बृहद पैमाने पर लोगों से उनकी राय मांगी, जिसमें धर्मगुरु शामिल थे, तमाम संस्थाएं शामिल थीं, सरकारी पक्ष भी शामिल था, आम जनता भी, उससे भी उन्होंने इसके व्यूज़ लिए हैं और बड़ी बृहद पैमाने पर विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार अपने सुधारों के लिए जानी जाती है। अल्पसंख्यकों का भी हित इसमें प्रभावित होता रहा है। अल्पसंख्यक का भी हित सर्वोपरि होते हुए उसमें कोई व्यवधान ना हो, लेकिन वक्फ का दुरुपयोग भी ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा ये संशोधन बिल होगा और इसमें सभी वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। ये देखो, शांतता पूर्ण होना चाहिए, सब लोगों ने उसको सपोर्ट देना चाहिए। राष्ट्र की हित में, राष्ट्र की संपत्ति जतन करने में ये वक्फ सुधारणा बिल और गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बिल पूरक रहने वाला है, ये जो अमेंडमेंट बिल है। और इसीलिए सब राष्ट्रभक्त जो सांसद है उन्होंने You have been here enough. Do you want me to take ultimate action? Take your seat. You are forcing me. You are not only forcing, the consequences are severe. Please, take your time. Persuade him. Someone should persuade him. Persuade him. Namda. I get your point. I hereby name, I am about to name all of you. I think good sense should prevail. Listen to leader of the opposition. Thank you, sir. I am grateful to the leader of the opposition. Yes. I have to inform members. I am grateful to the. आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की रिपोर्ट को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कार्यसूची पर रखा है, तो उसे हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 6 महीने पूर्व भारत सरकार के संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने जब इस बिल पे अमेंडमेंट लेकर के आई थी सरकार, तो उन्होंने स्वयं अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इस पे डिटेल डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस के लिए, कि ये देश का एक ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए इस पे और डिटेल डिस्कशन हो सके स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी राज्यों के साथ, तो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दें। और उन्होंने, स्पीकर साहब ने इसका गठन किया। हमको विंटर में इसकी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उस समय तक हमने केवल साउथ के स्टेट्स का दौरा किया था, तो मैंने आग्रह किया था श्री ओम बिरला जी से, उन्होंने बजट सेशन तक इसको बढ़ा दिया था इस जेपीसी के कार्यकाल को। आज फाइनली अब जेपीसी ने पूरे 6 महीने में बैठकें करके, पूरे देश के राज्यों में टूर करके हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट्स में जो हमारे सभी सदस्य हैं, जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था, और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था, और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया, और जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है, और अब हम उस रिपोर्ट को सबमिट करने जा रहे हैं। यही तक नहीं, कुछ हमारे माननीय सांसद, हमारे उस कमेटी के सदस्य वो कहते हैं साहब हमारी बात नहीं सुनी गई या हमारी बात नहीं रखी गई। मैंने रिपोर्ट के एडॉप्शन के बाद जो हमने उनसे नोट ऑफ डिसेंट मांगा था, जबकि 2 प्रक्रिया अमेंडमेंट पे भी क्लॉज बाई क्लॉज पे वोटिंग हुई थी, फिर रिपोर्ट के एडॉप्शन पे फिर भी नोट ऑफ डिसेंट, और नोट ऑफ डिसेंट भी हमने सभी के लगाए हैं उस अपेंडिक्स में, जो हमारी एक रिपोर्ट से जेपीसी के, उसके साथ हमारे अपेंडिक्स में नोट ऑफ डिसेंट भी मेंबर्स के जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो स्टेक होल्डर के साथ हमने बातचीत किया है राज्यों में जाके, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलमा हो, या तमाम उनके भी जो रिकॉर्ड्स दिए हैं, उन रिकॉर्ड्स को भी हम आज उसके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ और साथ ही
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह सभी के साथ वह महाकुंभ प्रयागराज के लिए आज रवाना हुए हैं, यानी कि आज वह संगम में डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि रमन सिंह के तमाम मंत्रियों के साथ प्रयागराज जाने और साथ ही राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के भी जाने को लेकर के अब विपक्ष ने जहां उन पर सीधे तौर पे तंज कसा है, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने यानी कि तमाम मंत्रियों ने इसकी सराहना की है। सभी छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय महामहिम राज्यपाल जी और हम सब विधायकगण पक्ष विपक्ष के आज एक बड़े अवसर में, जब 144 साल बाद ऐसा संयोग आता है प्रयागराज के कुंभ में, तो वो अवसर छत्तीसगढ़ की सुख शांति समृद्धि के लिए हम इस स्नान के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान का आशीर्वाद भोले शंकर का बना रहे, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे और छत्तीसगढ़ ऐसे भी धन धान से पूर्ण रहे, यही कामना कर रहे हैं। हम गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में सब जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरे पर अभी सभी सरकार भी निकली है, उन्होंने कहा कि जो नहीं गए, जिनकी तकदीर में नहीं है, वो खारों में भी डुबकी लगा सकते हैं। ये तकदीर की बात है, जिसके बाद हो जाता है। मतलब ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, इनकी किस्मत तो नहीं है। किस्मत बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं, और किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं वो तो मैया पे हम लोग आशा ही है, जब बुलावा होता तब जाते हैं। आप नहीं जा पा रहे? देखिए, मेरी आस्था पूरी है। मेरी जीवन की पहली यात्रा ही प्रयागराज रहा, और संगम में बीच में जाके नाव से कूदा था, तब मेरी उम्र 5 साल की। तब से मैं लगातार जा रहा हूं। लेकिन ये है कि ऐसे पर्वों में जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहे तो वीआईपी लोगों को इनवाइट करना, क्योंकि श्रद्धालु लोग जाते हैं और वीआईपी कारण से बहुत अव्यवस्था फैली और जिसका दुष्परिणाम हम लोगों ने देखा है। और जिस जनता के आशीर्वाद से हम लोगों को वो सुविधा मिली हुई है, हम लोग कभी भी जा सकते हैं और हम लोग जाते ही रहते हैं कि वहाँ दर्शन। अभी चुनाव समय गए, बनारस में बढ़िया नौका विहार भी किए, गंगा आरती भी किए, अनेक बार हरिद्वार जाने का मौका मिला, गंगा आरती में शामिल हुए। तो इस प्रकार से हमारी विविधताएं हैं और उसका लाभ हम सब लोग लेते रहते हैं। लेकिन जब गगन भैया बुलाएगी हम लोग चले जाएंगे, उसमें क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो गए हैं, जिन्होंने ये कहा किसी किस्मत में नहीं है, मतलब मैल अभी तक धुला नहीं है। गंगा नहाने जा रहे हो और मैल नहीं धुला मन का, तो फिर गंगा नहाने का फायदा क्या। ये बहुत ही सौभाग्य के विषय है कि माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के साथ हमारे सभी कैबिनेट के साथी और विधायकों के साथ जाने का अवसर मिल रहा है। और जिस बात को लेकर लोग अपने जीवन में लालायित रहते हैं कि ऐसा अवसर मिले, तो ये अवसर हम लोगों को मिला है और हम सभी लोग आज कुंभ नहाने जा रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। कुंभ को ऑर्गेनाइज करने कई बार विपक्ष और दूसरी पार्टीज की तरफ से क्रिटिसिज्म भी आया है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? ये सब छोटी मानसिकता का परिचय है। भारत सदैव से धर्म और अध्यात्म का देश रहा है, ये सनातन संस्कृति का देश रहा है। ये यही कारण है कि 50 करोड़ के आसपास लोग कुंभ में नहा। आज छत्तीसगढ़ सरकार, मंत्रिमंडल, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय गवर्नर साहब, सांसदगण, विधायकगण सभी प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करके पुण्य का भागी बनने। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और वहां के विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका भी
आमंत्रण था और हम लोग भी वहां पर छत्तीसगढ़ की तरफ से एक पवेलियन लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको वहां पर रहने भोजन आदि का निःशुल्क व्यवस्था है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग मां गंगे से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग हमारे विधानसभा के सामान्य अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब श्री रमन रेखा जी, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सपरिवार हम लोग 166 लोग आज प्रयागराज की इस पावन भूमि में आए हैं और 144 साल बाद महाकुंभ का ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। तो हम लोग आज गंगे मैया में डुबकी लगा के उनका आशीर्वाद लेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। तो शिवाय नमस्ते। हम जा रहे हैं हमारे माननीय पूजनीय आदरणीय संत योगी आदित्यनाथ जी की मेहमानी करने और उनका चरण वंदन करने, वहाँ की धूली को मस्तक लगाने, पावन तरन गंगा के पवित्र गोदी में खेलने, ताकि हम लोग को जो थकान हुआ है वो मिट जाए और नई एनर्जी के साथ छत्तीसगढ़ वापस आए और नई ऊर्जा, नई विश्वास के साथ, आस्था के साथ अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। सीएम साहब के लिए क्या मांग रही है? सीएम साहब के लिए उत्तम स्वास्थ्य मांग रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो जनता के लिए मिलने का इनका जो है उसमें और एनर्जी आए, ताकत आए, क्योंकि 2 बजे रात तक मिलते हैं। तो कोशिश है कि वो मिलना कायम रहे और छत्तीसगढ़ की जनता का खुशहाल परिवार जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सदा दिखता रहे। बिल्कुल, ये मेरे सौभाग्य का विषय है और हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम सभी गंगा की स्नान करने जा रहे हैं और 144 साल के बाद ये हम लोग के लिए सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसे कालखंड में हम लोग का जन्म हुआ कि हम 144 साल के बाद वहां पर जाकर के हम स्नान करेंगे। मिनिस्टर्स के अलावा कांग्रेस के भी कुछ विधायक, बिल्कुल सबको जाना चाहिए और सबको आमंत्रित किया गया है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सबको आमंत्रित किया है और सभी को जाना चाहिए। क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल, ये मैसेज हमारा ये है कि जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको वो व्यक्तिगत कारणों से नहीं जा रहे होंगे। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली विधानसभा के बाद अब बारी बिहार विधानसभा चुनाव की है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव परिणाम रहे हैं उसका असर क्या बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? जब इसको लेकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सवाल किया गया तो आप भी सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाए। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत को। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी के लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या की। तेजस्वी सूर्या जो है, अगर उनकी हम बात करें तो तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के HTT 40 में उड़ान भरी। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक ये हल्का एयरफोर्स स्टेशन पर किया जा रहा है। बेंगलुरु कर्नाटक में ये पूरा आयोजन है और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज इसी के तहत जो है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में HTT 40 में उड़ान भरी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं। यानी कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गरबार्ड से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने वाशिंगटन डीसी में
यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गरबार्ड से मुलाकात की, उन्हें उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि भारत यूएस ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस दौर पर पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी उन चंद विश्व नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। मोदी और ट्रंप की बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश नीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। यानी कि पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप 20 जनवरी को पद संभालने के बाद विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें रांची की, तो रांची में संत रविदास की जयंती जो है वो कल धूमधाम के साथ मनाई गई थी। इस दौरान अगर हम बात करें तो उनकी जयंती के मौके पर कल्चरल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान रांची में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया था। हम लोग लगातार आज से नहीं विगत 15 वर्षों से प्रयासरत है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, झारखंड राज्य बने हुए 2020 में बना और 25 साल गुजर गए। 2000 में बना है झारखंड। उस समय से ही हम लोग मांग करते आ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज झारखंड में हमारे यहाँ रविदास मंदिर नहीं है, न ही आश्रम है, और हम लोग बार बार आश्रम छात्रावास के लिए भी डिमांड करते आ रहे हैं। हम लोग के संज्ञान में आता है कि बहुत से इस राज्य के बच्चे, गरीब बच्चे, प्रतिभावान बच्चे जो बहुत ही गरीब है, यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं, सरकार से बार बार मांग करते हैं, कम से कम छात्रावास एक हो जाए जिसमें बच्चे रह करके यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सके। ये हमारी मुख्य मांग है। मैं आज भी मांग करूंगा। मैं जब से अध्यक्ष बना तब से मांग कर रहा हूँ। और मेरा सर देखिए, हमारे साथ मेरी सरकार बैठी हुई है, तो मैं तो फिर आग्रह करूंगा इससे कि जल्द से जल्द हमारा काम पूरा करे, हमें छात्रावास के लिए भूमि आवंटन करा दे और मंदिर के लिए भूमि आवंटन करा दे। हम लोग प्रयासरत हैं और फिर आज डिमांड करेंगे। नाम आपका? दीपक कुमार रवि, अध्यक्ष रविदास महाराज। सिख समाज की ओर से और आप सभी की ओर से संत रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसे संत महाराज जी ने हमें जो आदेश दिया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मुझे लगता है इसी भाव से सरकार को भी चाहिए कि जो वर्षों से इनकी बात है उस बात को ये पूरा करे, ताकि ये समाज को भी अपना एक भवन हो। मेरा ये मानना एक स्कूल भी हो जहां हमारे आने वाले बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और देश की और समाज की सेवा कर सकें। आप सभी को मैं एक और बात भी जरूर कहूंगा कि हमारे लिए गर्व की भी बात है कि कैप्टन करमजीत सिंह जी जो शहीद हुए हैं, मैं आप सब की ओर से उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को प्रार्थना करता हूं कि संत रविदास जी गुरु महाराज उन्हें हिम्मत दे, बल दे, ताकि वो इस दुख को सहन करें। और हम सबको इस बात का मान है और गर्व है कि झारखंड का एक बेटा करमजीत सिंह, तो हम सबको आज इस देश की सेवा के लिए आज शहीद हुए हैं, उनको भी मैं आपकी ओर से नमन। कैमरा को परिचय दें। परमजीत सिंह टिंकू, सेक्रेटरी गुरु नानक स्कूल। और मैंने ये कहा है कि संत शिरोमणि रविदास जी का ये हम 648वां जयंती मना रहे हैं। उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों की, उनकी सोच की हम व्याख्या जरूर करें, याद करें, लेकिन अब यह समय है कि इतने लंबे काल में देश के अनुसूचित जातियों की स्थिति क्या है, इस पर विचार होना बहुत ही जरूरी है। हम इस जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ये बिल्कुल गर्व की बात है। लेकिन अब झारखंड में कम से कम लोगों को समझना पड़ेगा, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों या सामाजिक संस्था चलाने वाले लोग हों,
कि वास्तविक स्थिति क्या है दलितों की इस राज्य में। मैंने देखा है कि 24 वित्तीय वर्ष में बजट बना, लेकिन राज्य की राजधानी रांची में हमारी बेटियों, हमारी बहनों को रहकर पढ़ने के लिए छात्रावास आज तक उपलब्ध नहीं है। ये चिंता की बात है। और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने इस विषय को रखा है। आखिर हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हक है समाज का। ये 50 लाख आबादी है हमारी झारखंड में। लोग तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे दलित समाज के लोग, कि इससे तो बेहतर था कि हम बिहार में हुआ करते थे। वो इसलिए कहते हैं कि दलित समाज की कोई पूछ इस सरकार के पूर्व कभी नहीं थी। हम लोगों ने देखा है कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन है, लेकिन वो आयोग नाम मात्र का है, बंद पड़ा हुआ है, वहां एक चपरासी तक नहीं। अभी हमने राज्य सरकार से ये कहा है कि इस राज्य में जो स्थिति आदिवासियों की है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, वही स्थिति दलितों की भी है। हमारे भूइया समाज को देख लीजिए, मुसहर समाज को देख लीजिए, जो आदिम जनजाति की जो जीवन शैली है, रहन सहन है, वही दलित समाज में भूइया और मुसहर की है। तो जब अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन यहाँ हुआ है, तो उसी तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का गठन क्यों नहीं हो सकता है? तो आप ही करेंगे ना। मैं जिन बातों को रख रहा हूँ, दूसरे के लिए तो रख नहीं रहा हूँ। मैंने कहा कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सामाजिक संस्थानों का नेतृत्व करते हैं, ये हम सबों की जिम्मेवारी है। मैं ये आपको बतला रहा हूँ कि 24 वर्ष हो गया, 20 वर्ष पहले जो भी सरकार रही है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वो लोग सत्ता से बाहर है। आप क्या करेंगे समाज के लिए? देखिए, एक वित्त मंत्री। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।